करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया है ना, इलेक्ट्रिक करंट। और उसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक तो करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में हमने पढ़ा था, जिसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है कि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। तो हमने इसको कहा था Q/T और इसका मात्रक हमारे पास था एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। और जो विमा होती है इसकी वो हमारे पास होती है A1। ठीक, अब हमने कहा कि हमारे पास में एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में हमारे पास में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं। ठीक है, Q = 1 in 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित होते हैं तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले वो हमें बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से पार कर गए ये हमको बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला है, हमारे पास में ये I = Q/T। ठीक है, Q = होता है हमारे पास में Ne। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N = Q/E। अब Q हमको दे रखा है कितना, 1 कूलाम, और E होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमारे पास में ये 6.25 × 10⁻18 समथिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें से प्रवाहित हुए इस क्षेत्रफल में से उस समय। यानी कि 1 कूलाम आवेश जब प्रवाहित होगा तो उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि इस क्षेत्रफल से कितने प्रवाहित हो गए हैं, इस क्षेत्रफल में से कुछ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, प्रवाहित हुए हैं। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है। तो I = अगर निकालना आपको तो Q/T से वैसे भी निकाल सकते हैं, तो 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमारे पास में क्या हो जाती है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन कि 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड, एक कूलाम आवेश प्रति सेकंड अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित हुआ तो इसमें से बहने वाली करंट कितनी हो गई हमारे पास में, 1 एम्पियर। लेकिन ये मानक एम्पियर की डेफिनेशन नहीं है, मानक एम्पियर की डेफिनेशन हमारे पास में आएगी चैप्टर नंबर 7 में, जो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर की, है ना, प्रति एकांक समय में 1 कूलाम आवेश जब प्रवाहित होते हैं किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से तो हम उस धारा को कहते हैं 1 एम्पियर धारा। तो ये मानक एम्पियर की डेफिनेशन नहीं है, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है वो मानक एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। इसके अलावा हमने जो पढ़ा था पिछले टॉपिक में वो था हमारे पास में धारा घनत्व J = I/A। ठीक है, इसकी यूनिट हमारे पास में एम्पियर/मीटर² होती है और विमा हमारे पास में होती है मीटर की L-2 ऊपर जाएगा तो, और A1 ये इसकी विमा होती है हमारी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मानिए कि आपके पास में जो एरिया है वो ΔA या ΔS है, जो भी है ना, ये एरिया आपके पास में, और इस एरिया में से करंट फ्लो होना शुरू हुई तो I करंट इसमें से गई। ठीक है, तो हमारे पास में जो ΔA, ये जो हमारे पास में I की वैल्यू आएगी ΔI, वो हमारे पास में होगी ΔI/ΔA की फॉर्म में। तो ΔI = J ΔA। अब अगर आपके पास में जो तार या कोई भी वस्तु दे रखी है, चालक वस्तु, उसका आकार अगर परिमित है, सिलेंड्रिकल है, गोला है ना, उस कंडीशन में आपके पास में जो परिमित क्षेत्रफल वाली चीज़ें होती हैं, परिमित आकार के चालक के लिए, ये परिमित आकार का अगर चालक होगा तो आपके पास में I की वैल्यू जो होगी वो इंटीग्रेशन होगा J dA का, ये आपके पास में होगा। जैसा कि हम पहले जड़त्व आघूर्ण में करते थे लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर में, है ना, जड़त्व आघूर्ण में जिस प्रकार से करते थे वैसा ही यहाँ पे है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका समाकलन करके इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है एरिया का। तो ये हमने कुछ चीज़ें कल पढ़ ली थी। आज हमारे पास में जो टॉपिक है वो है अपवन वेग का। इस अपवहन वेग के टॉपिक में
हम 3-4 डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि वी की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है। अपवन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम समझते हैं किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है। तो हमारे पास में अगर कोई भी चालक है तो उस किसी भी चालक में हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा अनुसार इस चालक में गति करेंगे। कब? जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा। जब आपने इस चालक को विद्युत क्षेत्र नहीं दिया, यानी कि बैटरी से नहीं जोड़ा है, तो उस कंडीशन में जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो गति करेंगे, लेकिन उनकी गति होगी अनियमित। इस अनियमित को कहते हैं यादृच्छिक या जिगजैग मोशन। यानी कि जिस प्रकार से किसी पात्र में रखी गैस के अणु गति करते हैं हर संभव दिशा में, उसी प्रकार से चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति करते हैं। इसको कहते हैं यादृच्छिक गति, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है। अब ये गति करते हैं तो इनके पास में कुछ ऊर्जा है, वो ऊर्जा इनको मिली है रूम टेम्परेचर के कारण, है ना। तो रूम टेम्परेचर के कारण इनको मिली है, तो हमने इसको कहा कि ऊष्मीय ऊर्जा इनके पास होती है। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ये गति करते हैं, इसलिए उस वेग को कहते हैं हम ऊष्मीय वेग। और ये ऊष्मीय वेग होता है ऑलमोस्ट 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड का। इतना ऊष्मीय वेग होता है इनके पास में, गति करते हैं। तो अब ये गति करते हैं तब भी धारा का प्रवाह क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि एक प्रति एकांक क्षेत्र, जो हम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की बात करते हैं, इस क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, इस क्षेत्रफल की हम बात करें, तो इस क्षेत्रफल में से जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाते हैं। तो हमारे पास में जो टोटल चार्जेस हो जाता है, चार्जेस का प्रभाव हो जाता है, वो हो जाता है 0। इसलिए इसमें से करंट फ्लो नहीं होती है उस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इनको एक निश्चित दिशा मिल जाती है। अभी ये हर दिशा में, संभव दिशा में गति कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा तो इनको एक निश्चित दिशा मिल जाएगी और फिर ये क्या करेंगे, धारा का प्रवाह करना शुरू कर देंगे। तो अभी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहते हैं यादृच्छिक गति। करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। ऊष्मीय ऊर्जा इनको मिलती है रूम टेम्परेचर से 23 to 27 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ से इनको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम ऊष्मीय ऊर्जा, और ऊष्मीय ऊर्जा के कारण ये गति करते हैं, इसलिए इस वेग को कहते हैं ऊष्मीय वेग, ठीक है। कितना होता है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के बाद में अब इनकी मोशन कैसी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे गया, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद में यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, यूँ चलता जाएगा इस तरीके से और ऐसे चलेगा। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है। अब यादृच्छिक वेग, यानी कि टक्कर से पूर्व विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो इनका वेग होता है उसे यादृच्छिक वेग कहते हैं। तो पहली टक्कर में इसका वेग था u1, दूसरे में u2, इस तरीके से लास्ट टक्कर un वाली मान लेते हैं। तो यादृच्छिक वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग का औसत u1 u2 प्लस एंड सो ऑन प्लस un अपॉन जो भी आपके पास में n टाइम्स है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आपके पास में हो गया यादृच्छिक। ये यादृच्छिक वेग जो होता है शून्य होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यादृच्छिक वेग अगर शून्य है इसके पास में तो करंट फ्लो होगी ही नहीं। तो हमारे पास में जो प्रारंभिक वेग होता है वो शून्य होता है, इस चिन्ह को कहते हैं औसत, ठीक है, वो होता है 0। ये गति है इसकी कब, जब आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तो इसको हम डॉट डॉट से बताएंगे। ठीक है, यह हमारे पास में यादृच्छिक वेग। अब जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा वैसे ही ये गति करेंगे वापस इसी पथ पे, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे ये आगे आ जाएंगे। प्रारंभिक क्या था, ए से चालू हुए
और जब विद्युत क्षेत्र नहीं था तो बी तक पहुँचे, लेकिन जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये थोड़ा सा और आगे पहुँच गए बी डैश पर। अब ये बी पे नहीं रहे, तो इनके पास में क्या रही, ऊर्जा रही, जिसके कारण ये क्या कर रहे, एक प्रति एकांक क्षेत्रफल को ये पार कर गए। जब पार कर गए तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये पार कर गए वैसे करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। लेकिन ये हुआ कब, जब इस पर हमने एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया। तो अब वापस यही बात है कि प्रत्येक जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तब वापस इनका वेग कुछ ना कुछ v1, v2, v3 एंड vn तक आएगा। तो ये जो औसत वेग होता है इनका, है ना, दो क्रमागत टक्करों के मध्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो क्रमागत टक्करों के मध्य औसत वेग अपवहन वेग कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो क्रमागत टक्करों के मध्य क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग विद्युत अपवहन वेग कहलाता है Vd। ठीक है, और ये 0 नहीं होता है। अब टक्कर के तुरंत बाद जब हमने विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये टक्कर करेगा इलेक्ट्रॉन, टक्कर करने के तुरंत बाद क्या होगा, इसका जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन कुछ ही समय बाद में ये क्या करेगा, बैटरी जो लगी हुई उससे वापस ऊर्जा ग्रहण कर लेगा और वापस ये v वेग तक चला जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि प्रारंभिक वेग तो होता है 0 और अंतिम वेग 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। तो अब हमें ये अंतिम वेग निकालना है, जिसको हम औसत वेग से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब निकालना है अपवहन वेग। ये डायग्राम आप बुक से बना लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अपवहन वेग की तरफ। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमागत टक्करों के मध्य औसत वेग अपवहन वेग कहलाता है। ये डेफिनेशन है सिंपल से, और इसे Vd से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कैसे होती है टक्कर, ये मैंने आपको डायग्राम से इस तरीके से समझाया है। ठीक है, ये Vd है। अगली डेफिनेशन जो इसमें चाहिए अपने को वो है विश्रांति काल की। रिलैक्सेशन टाइम, और एक हमारे पास में माध्य मुक्त पथ भी होता है। अगर दो क्रमागत टक्कर इलेक्ट्रॉन्स के मध्य हो रही है, एक टक्कर ये मान लीजिए, एक टक्कर ये मान लीजिए, ऐसा करके बहुत सारी टक्करें आपके पास में हो रही है, तो दो टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन जो पथ तय करता है उसको कहते हैं मुक्त पथ। इस इलेक्ट्रॉन के मध्य जो दूरी है उसको कहते हैं मुक्त पथ, और इन मुक्त पथों का औसत होता है माध्य मुक्त पथ, इसलिए इसको कहते हैं हम लैम्बडा। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा तय की गई दूरी का औसत मान लें या मुक्त पथों का औसत मान लें तो उसे कहते हैं हम लैम्बडा, यानी कि माध्य मुक्त पथ। दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो समय लगता है उस समय का औसत हमारे पास में होता है विश्रांति काल। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय विश्रांति काल कहलाता है। इसे हम डिनोट करते हैं टो से, यानी कि जो औसत समय होता है उसको हम टो से यानी कि विश्रांति काल से डिनोट करते हैं। तो चार डेफिनेशन हमारे पास होती है। यादृच्छिक यानी कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की गति या इलेक्ट्रॉन का वेग, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग अपवहन वेग कहलाता है, और दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी का औसत माध्य मुक्त पथ है। विश्रांति काल दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले समय का औसत विश्रांति काल है। ये हमारे पास में चीज़ है। तो अब अपवहन वेग का फॉर्मूला इन चारों चीज़ों से हमें निकालना है, वो देखते हैं हम किस तरीके से आएगा। तो हमारे पास में एक चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और हमने क्या किया, इस चालक को विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया इस पर, यानी कि बैटरी से इसको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सेल या बैटरी आपकी इच्छा हो जो आप लगा सकते हैं। प्लस माइनस V वोल्ट है इसका विभवांतर। क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर गति करना शुरू कर देंगे। इसे कहेंगे हम औसत वेग, यानी कि अपवहन वेग। तो वेगों का औसत अपवहन वेग कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से ये गति करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन। अब आगे गति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई बल लगा रहा है। बल कौन लगा रहा है?
तो विद्युत क्षेत्र, प्लस इधर माइनस इधर, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे और धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति करेगी, प्रवाहित होगी मतलब। ठीक है, तो जो अगर मान लीजिए कि इसकी लंबाई L है चालक की, तो चालक के भीतर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? यदि विभवांतर और लंबाई यानी कि दूरी दे रखी हो तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आप लिखेंगे E = V/L, वोल्ट प्रति मीटर। पढ़ाया हुआ है, ठीक है, याद रखें। अब आगे, इस विद्युत क्षेत्र में बल कितना लगा? इस विद्युत क्षेत्र में बल इलेक्ट्रॉन पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगा? तो F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, ये कह सकते हैं। देखो बल होता है हमारे पास में, यहाँ लिखिए, चूंकि F इज इक्वल टू होता है हमारे पास में QE, Q इज इक्वल टू है माइनस NE या माइनस E मान लो, इलेक्ट्रॉन है इसलिए, तो हमारे पास में जो F हो जाएगा, F वेक्टर, वो हो जाएगा माइनस EE। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन और आ गई सेकंड नंबर। तो F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस EE, इस पर फोर्स लगा है। तो अगर ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या आ गया? त्वरण, क्योंकि जब जब बल लगेगा तब तब क्या होगा? वेग में परिवर्तन होगा। बल नहीं लगेगा तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और एक समान वेग से गति कर रही है तो एक समान वेग से गति करेगी, जड़त्व का नियम है ना, न्यूटन का पहला नियम है। तो यहाँ पर क्योंकि बल लगा है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, अतः इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण इसका फॉर्मूला क्या? ma वेक्टर इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर इस तरीके से, क्योंकि F वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर होता है, तो a वेक्टर कितना आ गया हमारे पास में? ये हो गया हमारे पास में माइनस ई वेक्टर अपॉन m, ठीक है, E अपॉन m या Q अपॉन m विशिष्ट आवेश घनत्व होता है। तो ये हमारे पास में है। अगर परिमाण लिखना हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से वेक्टर लगा के माइनस हटा दें, सॉरी मॉड लगा के माइनस हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास में त्वरण ये रहा। अब हमारे पास में गति की 3 समीकरण, एक समान त्वरित गति की समीकरण है। कितनी है? 3। कौन कौन सी है? एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT, x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax या s। ये हमारे पास में 3 इक्वेशन होती है गति, एक समान त्वरित गति की समीकरण। तो हमें क्या निकालना है? वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए आप 2 समीकरण यूज में ले सकते हैं, एक तो ये और एक ये। लेकिन ये तो तब लेंगे आप जब आपके पास में x होगा, तो हमारे पास x नहीं है। हमारे पास एक तो u है, एक a है ना, और एक t है। 3 डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है ना। तो अब उस हिसाब से हम देख रहे हैं। तो गति के प्रथम समीकरण से v इज इक्वल टू u प्लस AT, v वेक्टर, u वेक्टर, t a वेक्टर, ठीक है। अब सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए औसत निकालना पड़ेगा, तो हम इसको लिख देंगे v वेक्टर ऐसा, u ऐसा लिख देंगे, प्लस a, और t का भी हम औसत ले लेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास में समीकरण 3 में a तो पड़ा। चूँकि मैंने आपको बताया कि यादृच्छिक वेग यानी प्रारंभिक वेग जो होता है वो होता है 0, और विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद में जो औसत वेग होता है उसको कहते हैं हम अपवर्तन वेग, चूंकि से है ना, ध्यान रखना। और जो t होता है औसत समय, उसको कहते हैं हम विश्रांति काल टो। तो अब ये जो समीकरण है ये हमारे पास में 4 नंबर, वो कैसे बनेगी? वो बन जाएगी हमारे पास में Vd इज इक्वल टू 0 प्लस a वेक्टर इंटू टो। a वेक्टर समीकरण 3 से,
समीकरण 3 से वी डी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टो। तो हमारे पास में जो अपन वेग का फॉर्मूला बना है वेक्टर फॉर्म में वो तो ये है वेक्टर फॉर्म में, यानी कि इसकी दिशा किधर होगी, वी डी की दिशा ई के विपरीत अगर इलेक्ट्रॉन है तो, और ई की ओर अगर धनावेश है तो हम इलेक्ट्रॉन ही पढ़ रहे हैं इसलिए माइनस के इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत, ई के विपरीत, बाकी सब कांस्टेंट है, ई और एम कांस्टेंट होते हैं। टो जो है इस कहानी का हीरो है, टो है विश्रांति काल, यानी कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय। जब आप चालकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको सबसे ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी इस टो की, क्योंकि ये सब चीज़ें टो पर डिपेंड कर रही है। हम मानते हैं कि प्रतिरोधकता जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो बदलती नहीं है, लेकिन वो बदलती है जब टो बदलता है, विश्रांति काल। इसलिए विश्रांति काल को याद रखें कि वो क्या है ना। आगे आगे हम जैसे जैसे चलेंगे वैसे इजी होता जाएगा और हम इसको बताते जाएंगे। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आया उसका परिमाण क्या हो, अगर हमारे पास में वैल्यू निकालनी हो तो परिमाण हमारे पास हो गया वी डी इज इक्वल टू ई एम इंटू टो मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास में अपवन वेग का फॉर्मूला है, यहाँ से चलना है और वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अपवन वेग का फॉर्मूला, अपवन वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पे। विद्युत क्षेत्र अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का अपवन वेग है वो भी बढ़ने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में ये बना। अब आगे चल रहे हैं, हमारे पास में है गतिशीलता, अगली डेफिनेशन। गतिशीलता की डेफिनेशन बनाने के लिए हमें ये देखना है फॉर्मूले में कि जो अपवन वेग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसा कि फॉर्मूला है उसके अनुसार हम कह सकते हैं, टॉपिक है हमारा गतिशीलता चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि वी डी इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर अपॉन एम, वेक्टर को हटा देते हैं, परिमाण लिख देते हैं टो। इस पूरे फॉर्मूले में ई व एम नियत है और टो जो है वो किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर होती है वो हर एक पदार्थ में अलग अलग होगी। तांबे में अलग होगी, चांदी में अलग होगी, सोने में अलग होगी। तो टो जो है किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण है, किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण है, इसलिए नियत है, क्योंकि अभी तो एक ही पदार्थ है हमारे पास। हाँ बस 15 मिनट। हाँ हाँ तो ये भी नियत हो गया। तब इसमें से 1 2 3 क्वांटिटी नियत है, इसलिए वी डी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं हम म्यू ई लिख देते हैं, म्यू ई लिख देते हैं। वी डी इज इक्वल टू म्यू ई लिख दिया, जहाँ म्यू हमारे पास में एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है और इस वैल्यू हो गई इसकी ई अपॉन एम इंटू टो। तो नियत है एक विशिष्ट पदार्थ के लिए, तो किसी फिक्स मटेरियल का, तो मटेरियल के लिए नियत है ये। तो हमारे पास में म्यू का नाम क्या है, इस म्यू को ही नाम दिया गया था गतिशीलता, मोबिलिटी। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बन रही है वो देखा है। म्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, वी डी अपॉन ई, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जो वी डी है वो समानुपाती है ई के, यानी कि जैसे जैसे आप ई की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे वी डी की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम म्यू की डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पर, 1 न्यूटन प्रति कूलम की बात करते हैं, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पर जो भी मुक्त आवेशों का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग होगा वो गतिशीलता कहलाएगा, मोबिलिटी कहलाएगा। तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र पर
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग गतिशीलता कहलाती है। अब गतिशीलता की डेफिनेशन के अनुसार इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक हमारे पास हो गया मीटर पर सेकेंड और वोल्ट प्रति मीटर। तो मीटर प्रति सेकेंड इंटू मीटर वोल्ट, ये हो गया हमारे पास में मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति वोल्ट। ये तो इसका मात्रक हो गया। ठीक है, V में अगर निकालनी हो तो आपके पास में L2 हो जाएगा, T-1 हो जाएगा, और वोल्ट हमारे पास में जो होता है V = W/Q। तो ये हमारे पास में हो जाएगा, W होता है M1 L2 T-2 और Q होता है हमारे पास पे A1 T1 यानी कि A-1 T ये हो जाएगा हमारे पास ये। तो ये हमें यहाँ पे रख के वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में वीमा भी आ जाएगी। अब अलग अलग मटेरियल की बात करेंगे तो अलग अलग मटेरियल में अपवहन वेग भी अलग अलग होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? तो अगर आपके पास में दो तरह के मोबिलिटी वाले पदार्थ हैं μ1 μ2, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अपवहन वेग भी इसी तरीके से चेंज कर देना है, Vd1 और Vd2। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास में, है ना, ये वाली बात है। तो गतिशीलता भी बहुत इजी है, हमने इसको समझ लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे कि जो अपवहन वेग है, उस अपवहन वेग का जो धारा प्रवाहित हो रही है किसी चालक से, उसमें से संबंध निकालेंगे। ठीक है ना, तो अगले टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास में जिसे नाम है उसका अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। तो अपवहन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है वो हम डिराइव करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अपवहन वेग Vd व विद्युत धारा I में संबंध। क्या संबंध रहेगा उसे देखने के लिए हम वापस एक चालक कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक चालक है। ठीक है, जिस चालक का क्षेत्रफल है A। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर रीजन को पार करता है और ये पार करेगा कुछ t समय में। तो ये पर्टिकुलर रीजन है डेल L लंबाई का। इस डेल L लंबाई को ये डेल t में पार कर जाते हैं। आवेश जो है Q आवेश, इसके प्रति एकांक आयतन पर हमें आवेशों की संख्या निकालनी है। उस संख्या को हमें इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करना है, तो कुल आवेश हमारे पास में आएगा। ठीक है, तो जब विद्युत क्षेत्र लगा देंगे हम यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरफ गति करेगा और प्रोटॉन होगा तो इस तरफ गति करेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है अपना। तो आयतन हमारे पास में हो गया लंबाई इंटू क्षेत्रफल, यानी कि A डेल L। ये हमारे पास में आयतन है इसका। ठीक है, इस आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या मुक्त आवेश वाहक भी कह सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो हमारे पास में जो ये आयतन है A डेल L, उसको हम इंटू कर देंगे n से, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है। और कुल आवेश कितना है? कुल आवेश तो Q = इस पूरे को E से इंटू कर देंगे, NeA डेल L। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? आवेश आ गया, जो इस पर्टिकुलर रीजन में से निकल रहा है। ठीक है, धारा हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? I जो होता है वो Q/T होता है। ठीक है, अब T हम इसको डेल Q मान लें, इसको डेल T मान लें।
तो डेल टी अगर मुझे निकालना है तो पर्टिकुलर डिस्टेंस इसने तय की। वेग क्या होता है? वेग इज इक्वल टू हमारे पास होता है दूरी बटा समय। तो समय हमारे पास हो गया दूरी बटा वेग। अब वेग क्या है इनका? तो हमने बता रखा है जब भी विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इनका वेग क्या होगा? अपवन वेग के बराबर। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू निकालें तो चूंकि डेल टी इज इक्वल टू दूरी कितनी, तो दूरी हमारे पास में है डेल एल, और वेग कितना, तो वेग हमारे पास में वी डी। ठीक है, इसको समीकरण 1 कहो, इसको 2 कहो और इसको 3 कहो। तो समीकरण 1 व 3 से मान 2 में रखने पर, अगर मैं ये वैल्यू 2 में रख देता हूँ समीकरण 2 में इसमें, तो हमारे पास में I इज इक्वल टू क्या बनेगा? एन ई ए डेल एल अपॉन वी डी। ये हमारे पास में हो गया डेल एल अपॉन वी डी, डेल एल अपॉन वी डी। तो डेल एल से डेल एल हमारे पास कैंसिल, तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि विद्युत धारा और अपवन वेग में जो संबंध होता है उसको दर्शाने के लिए आप लिखेंगे I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहां n क्या है? प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, a क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Vd क्या है? अपवहन वेग। समझने वाली कोई चीज है नहीं इसमें ज़्यादातर। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर आयतन इसको दे रखा है, इस पर्टिकुलर आयतन में आप निकाल लीजिए आवेशों की संख्या, और जितने आवेश होंगे उनको E से इंटू कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? आवेश। तो हमें पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा ना, तो आयतन हमने पहले निकाला। फिर हमने क्या किया, इस आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये जो रीजन है आपको दिख रहा है इतना सा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो हमने इस आयतन से इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर n है प्रति एकांक आयतन में, सपोज कीजिए n इलेक्ट्रॉन है, प्रति एकांक आयतन में n है, तो इस पर्टिकुलर आयतन में इसको इससे इंटू कर दो। कल हम जो शुरुआत करेंगे एक बेस्ट एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे इसकी, है ना, तब आपको थोड़ा सा इसका और समझ में आ जाएगा आपको अपवन वेग के बारे में। तो प्रति एकांक आयतन में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो इस आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसको इंटू करके आएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या आते ही क्या करेंगे, हम इसको E से इंटू कर देंगे, तो कुल आवेश आ जाएगा। अब धारा होती है डेल Q अपन डेल T, तो हमें और क्या चाहिए, डेल T भी चाहिए। तो अब आइए यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन को पार करता है तो उसको डेल L लंबाई दूरी तय करनी पड़ेगी, वो डेल T समय में करता है, तो हमारे पास में समय इज इक्वल टू आ जाएगा दूरी बटा वेग, तो हमारे पास डेल T भी आ जाएगा। अब करना क्या है, 1 और 3 के मान 2 में रखने हैं और हमको सीधी सीधी वैल्यू मिल जाएगी। समझे बात को? तो हमारे पास में ये वैल्यू। अब इसमें एक केस दे रखा आपको कि नियत धारा के लिए अगर सपोज कीजिए कि किसी चालक में से धारा जो है वो कांस्टेंट है, जो धारा बह रही है वो नियत है, तो नियत धारा के लिए एन ई ए वी डी, ये पूरा का पूरा नियत हो गया। अब इनमें से ये दो तो हमारे किसी काम के है नहीं, एन और ये तो कांस्टेंट वैल्यू, बदलने वाली चीजें हैं ए और वी डी, तो ए और वी डी दोनों क्या हो गई, नियत। अब इसको ढंग से समझेंगे। आपको याद होगा हमने बर्नौली में सातत्य समीकरण पढ़ी थी पिछले साल, यहाँ पर भी वो लगती है वैसे तो, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा वहाँ वेग कम, जहाँ क्षेत्रफल कम वहाँ वेग ज़्यादा। आइए यहाँ पढ़ते हैं। अगर आपके पास में एक चालक दे रखा है जो कि डिफरेंट क्षेत्रफल का है इस तरीके से, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसके A1 होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल A2 होगा, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो यहाँ पर VD2 और यहाँ से अगर निकलते हैं तो VD1। तो हमारे पास में इसके अनुसार धारा तो कैसी है, नियत ही होगी, ये पहले बता रखा है, क्षेत्रफल चाहे कुछ भी हो धारा नियत होती है। तो हम इसको लिखेंगे A1 VD1 इज इक्वल टू A2 VD2, यानी कि चालक का वह हिस्सा जहाँ क्षेत्रफल अधिक है
वहाँ इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग कम होगा, और जहाँ क्षेत्रफल कम है वहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, इनका जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो धारा कैसी रहेगी, नियत। तो धीरे धीरे ये आपके क्लियर होता जा रहा है कि हम जो पिछले साल 10वीं क्लास में जो धारा पढ़ते थे वो तो बहुत छोटी थी, वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाती थी ऊपर ही। अब उसके अंदर क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक और चीज़ आ गई। अब हमारे पास में जो अगला जो हमें फाइंड करना है वो है अपवन वेग और विभवांतर में क्या संबंध होता है। तो अपवन वेग और विभवांतर में क्या संबंध होता होगा, देखते हैं। इतना बहुत है इसमें। अपवहन वेग, ये अलग टॉपिक वापस, अपवहन वेग Vd व विभवांतर में संबंध। रिलेशन याद रखें, काम आते हैं हमारे पास में रिलेशन। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Vd इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था Vd का शुरू में जो हमने पढ़ा था, E/m टो। ठीक है, अब अगर हमने किसी चालक पर कोई बैटरी लगा दी V वोल्ट की, चालक की लंबाई L है, विद्युत क्षेत्र E है, तो उस कंडीशन में V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/L, है ना। तो ये हो जाएगा तथा V इज इक्वल टू E/L। तो E क्या हो गया, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, उल्टा लिख दिया अपन, E इज इक्वल टू V/L होगा। तो हमारे पास में E की वैल्यू ये आ गई, इसको उठा के इस जगह पर रख देते हैं। तो Vd इज इक्वल टू क्या बन गया, E/m, टो भी ले लो इसके साथ में, लेकिन E की वैल्यू क्या रखो, V/L। अब E चेंज नहीं होता, M चेंज नहीं होता, L चेंज नहीं होता, ये तो ज्यामिति है, ये तो कैसे चेंज होगी। अब बात करते हैं टो की। टो हर एक पदार्थ का अपना एक विशिष्ट गुण है। तो E/m, L व टो नियत, तो संबंध हमारे पास में ये बन गया। तो Vd समानुपाती हो गया विभवांतर के, विभवांतर बढ़ाओगे तो क्या होगा, Vd भी बढ़ेगा। यही कारण तो है विभवांतर बढ़ाने से धारा बढ़ती है, विद्युत क्षेत्र बढ़ाने से धारा बढ़ती है। तो ये दो संबंध आपको निकल रहे हैं, उनको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं लैब में, है ना, किस तरीके से ये फ्लो होता है। तो ये संबंध होता है हमारे पास में। तो Vd का फॉर्मूला अगर मैं V की फॉर्म में लिखूँ, किसकी फॉर्म में, V की फॉर्म में, तो हमारे पास में क्या बनेगा, E टो V और M इंटू L, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो आज जितने डेरिवेशन हमने पढ़े हैं उनको आप ढंग से पढ़िए। कल हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल काफ़ी ठीक है, ये जब ख़त्म होते हैं आपकी किताब में देखना, उसके जस्ट बाद में एक एग्जाम्पल है, लंबा चौड़ा है ना, उसको पढ़ने की कोशिश करें, कल मैं उसको समझाऊंगा।